वो जारी कर रही हैं और कुछ पेपर भी हमें नज़र आ रहे हैं जो फॉर्म 45 जिसे हम कहते हैं, जो पोलिंग वाले दिन वहाँ से पोलिंग स्टेशन से बाहर आता है। ये वो पहला फॉर्म होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं और इस पर तमाम लोगों के दस्तखत भी मौजूद होते हैं और यही असल रिजल्ट होता है। उसके बाद आप जो उनसे मर्जी फॉर्म जारी करें। सारा दिन सूरत हाल क्या रही, कुछ चीज़ें बहुत अजीबोगरीब हुई। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में प्री पोल रिगिंग के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये फैसला कर लिया गया था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत नहीं बनाने दी जाएगी। और फिर तहरीक इंसाफ को जैसे माजी में दीवार से लगाया गया, उसी तरह अब फिर एक मरतबा जो कुछ पाकिस्तान में किया गया वही कुछ गिलगित बल्तिस्तान में भी किया गया। वहाँ के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो उसी रास्ते पे चले जिसपे सिकंदर सुल्तान राजा साहब चलते रहे। बहरहाल अब वोटिंग स्लो होने की बहुत सारी शिकायत आई क्योंकि रश लगा हुआ था पोलिंग स्टेशन के बाहर और ज्यादातर लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती पहुंचे हुए थे। यानी सारा दिन हम देखते रहे कि जो कैंप्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के या PMLN के, चंद एक हलकों को छोड़ के चंद हल्के वो हैं जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पुराना कोई वोट बैंक है या PMLN के कुछ लोग वहां पे मौजूद हैं, या PMLN इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में है। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का सारा इन्हिसार अपनी जिंदगी का, अपनी तरक्की का, अपने मामलात और अपने कामों का वफाकी हुकूमत के ऊपर होता है। तो इसलिए कहीं कहीं पे PMLN थोड़ी बहुत नजर आई, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंप्स हैं या उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के जो कैंप्स हैं वहां पे गहमा गहमी और हलचल सारा दिन नजर आती रही। सोशल मीडिया इसको दिखाता भी रहा। तो एक तो गहमा गहमी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग स्टेशन पे थी और वो जनून पीपल्स पार्टी और PMLN के पोलिंग स्टेशन पे एज सच दिखाई नहीं दिया, कुछ इलाकों को छोड़ के। कुछ जगहों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तगड़ी है और वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको होना भी चाहिए, उसकी एक एग्जिस्टेंस है। इसी तरह PMLN की भी अपनी एक एग्जिस्टेंस है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपनी पॉलिसी से सत्यानाश ही कर दिया एक अच्छी खासी पॉलिटिकल पार्टी का। फिर वोटर लिस्टों का एक मसला बन गया। सुबह पोलिंग एजेंट्स जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के पहुंचे पोलिंग स्टेशंस में, तो उन्हें पता चला कि जो पोलिंग का अमला सरकारी आया उनके पास पोलिंग की जो लिस्टें हैं वो अलग हैं, यानी वोटर लिस्टें जो उनके पास हैं वो कुछ और हैं, और जो पोलिंग एजेंट्स लेकर आए जो उनको सरकार ने दी थी वो कुछ और है। दोनों किस्म की वोटर लिस्टें उनमें फर्क था। जो पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल एजेंट्स लेकर आए, पोलिंग एजेंट्स, वो कुछ और था, और जो सरकारी बंदे लेकर आए वो कुछ और था। हालांकि दोनों लिस्टें जो है वो सरकारी होती है। अच्छा, इस पे एतराज ज्यादातर आजाद उम्मीदवारों ने किया। PMLN और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने इस पे ज्यादा एतराज नहीं किया, या उनके एजेंट्स ने इस पे ज्यादा एतराज नहीं किया मकामी सहाफियों के मुताबिक। और उसकी रीजन ये वो बताते हैं कि क्योंकि इन्हें आइडिया है कि हुकूमत इनको बनाकर दे दी जाएगी, तो ये किसी बात में भी रिएक्शन नहीं दे रहे और सुकून से ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। जबकि अपोजिशन जो है या PTI के लोग वो रोला डालते हैं, शोर मचाते हैं कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हो रही है। एक और काम भी बड़ा अजीब हुआ कि कई पोलिंग स्टेशन ही तब्दील कर दिए गए। पहले उनकी जो लोकेशन थी वो सड़क के किनारे थी, जब लोग वोट डालने के लिए आए तो उन्हें पता चला ये तो फलानी चोटी पे चला गया पहाड़ की, अब बहुत हाइट के ऊपर ले गए, अब बहुत सारे लोग वहां चढ़ नहीं सकते। फिर कई लोगों के वोट शिफ्ट हो चुके थे। जब वो वोट डालने के लिए आए तो उन्हें पता चला उनका वोट तो फलाने इलाके में है या फलानी जगह पे मुंतकिल हो गया। अब यहां पे सारा दिन का ट्रैवल होता है। अगर कोई बंदा सुबह 10-11 बजे निकले और वो दूसरे मुकाम पे जाना पड़े तो उसको बाद का 6-8-10 घंटे भी लग जाते हैं, तो वो तो वोट जाया हो गया। तो बहुत सारे वोट ऐसे जाया कर दिए गए, बहुत सारी वोटिंग स्लो की गई, कई जगहों पे छोटी मोटी शिकायत मौसूल हुई, लेकिन ओवरऑल इन्होंने मैनेज किया, इलेक्शन को अच्छे तरीके से मैनेज किया। लेकिन ये पहला इलेक्शन है गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में जिसमें सहाफी ये बता रहे हैं कि हमें क्लियरली पता है कि कौन जीतेगा और कितना जीतेगा। ये क्या बात हुई? जो सहाफी इस्लामाबाद से, लाहौर से, मुख्तलिफ इलाकों से गए, मेरी उनसे बात हुई। डिजिटल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज ने यहां बहुत क्लियर किया हुआ है कि किसी को भी सिंपल मेजोरिटी नहीं मिलेगी। ना वो पीपल्स पार्टी को सिंपल मेजोरिटी दे रहे हैं, ना PMLN को सिंपल मेजोरिटी दे रहे हैं, ना वो PTI के आजाद उम्मीदवारों को सिंपल मेजोरिटी लेने दे रहे हैं। वो किसी को भी सिंपल मेजोरिटी नहीं दे रहे। ये सबको 30%, 25%, 30% तकसीम करेंगे और उसके बाद MWM को एक आधी 2 सीटें मिल जाएंगी। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं इस्तेकाम पार्टी को एक आधी सीट मिल जाएगी, लेकिन कोई भी सादा अक्सरियत में नहीं होगा। दो इक्वेशन वहां पे मार्केट के अंदर है और दोनों एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आई हैं। मकामी जो एस्टेब्लिशमेंट है कि जनाब एक के अंदर पीपल्स पार्टी की कोई एक आधी सीट ज्यादा है और एक में 1-2 सीटें PMLN की ज्यादा है। वो ये कहते हैं जी यही सिलसिला बनना है और इसी तरह वहां पे हुकूमत बननी है और एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जानबूझ के कमजोर कोलिशन गवर्नमेंट, जिसके जरिए से पूरे निजाम को कंट्रोल किया जाएगा। और एस्टेब्लिशमेंट ने किसी को भी सिंपल मेजोरिटी ना देने का फैसला किया है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक बड़ी अजीबोगरीब चीज है मेरे पास, और यह पता चला कि नवाज शरीफ साहब के कुछ और जलसे भी तय थे गिलगित बल्तिस्तान में। ये सुबह मुझे
चंद सहाफियों से मेरा राब्ता हुआ आज, और उन्होंने मुझे बताया कि जनाब मियां साहब ने तो चंद जलसे और तय किए हुए थे और उन्होंने वो जलसे करने थे, लेकिन वो जलसे मियां साहब के हुए नहीं। अब उसका रीजन क्या है, वो रीजन मैं आपको अब बताता हूं, क्योंकि देखिए जलसे मियां साहब के तय थे, कई जगहों पे लोग इंतजार कर रहे थे, इंतजामात भी किए गए थे, लेकिन मियां साहब वो जलसे किए बगैर वापस पहुंचते हैं और फिर एक फ्लाइट लेते हैं और जिनेवा चले जाते हैं, वो यूरोप आ जाते हैं। तो मियां साहब वहां पे क्यों नहीं टिके, वहां पे क्यों नहीं रुके? एक्चुअली उनको वहां रुकने नहीं दिया गया। मियां साहब जब वहां पहुंचते हैं ना गिलगित बल्तिस्तान में, तो उनके अंदर का जो लीडर है ना वो जागने की कोशिश करता है, और उस वक्त मियां साहब ने वहां पे वोट हासिल करने के लिए एक जाली इनकलाब का नारा लगा दिया, और मियां साहब ने कहा जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई, मुझे क्यों निकाला, और वो पुरानी तकरीर जो मियां साहब करते थे उन्होंने वो रोना धोना शुरू कर दिया। अब मियां साहब ने जैसे ही रोला डाला तो जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने शट अप कॉल दी PMLN को। मियां साहब के रिश्तेदारों को फोन गए और उन्हें यह कहा गया कि यार ये हर वक्त रोता क्यों रहता है, क्या मसला है? अभी हुकूमत बनाकर दे दी, पंजाब में भी आपकी टके की औकात नहीं थी, आपको पंजाब में हुकूमत बना के दी, अभी आपको हुकूमत बनाकर दी, वफाक के अंदर आपकी टके की औकात नहीं थी, 17-18 सीटों के ऊपर आप जीते हुए हैं, आपको सिंपल मेजोरिटी लेकर दे दी, हर चीज आपके हाथ में दे दी। नवाज शरीफ के कहने पर इसहाक डार को डिप्टी वजीर आजम बना दिया, नवाज शरीफ के कहने के ऊपर उसको वजीर खारजा बना दिया, ख्वाजा आसिफ को वजीर दिफा बना दिया, वजारत नवाज शरीफ के कहने के ऊपर कई लोगों को हमने ओब्लाइज किया। इसकी बेटी को इलेक्शन हारने के बावजूद, ये अपनी सीट भी हार गई थी, इसको वजीर आला पंजाब बना दिया, और हम इस बंदे को क्या दें कि ये राजी हो जाए? ये हर वक्त रोता क्यों रहता है? 12 यार तुम्हें जो सीटें हमने देनी है वो हम तुम्हें दे देंगे, हमें पता है तुम्हारे साथ क्या करना है, तुम इलेक्शन नहीं हार रहे, तुम मियां साहब को वहां से निकालो। तो जनाब जो प्रोटेस्ट हुआ, फिर मियां साहब को वहां से मजबूरन निकालना पड़ा, और मियां साहब को कहा गया मियां साहब आपकी जरूरत नहीं है, हम आपके बगैर ही इलेक्शन जीत जाएंगे, यहाँ पे हुकूमत बना लेंगे, लिहाजा आप जनाब वापस आ जाए। तो मियां साहब जनाब वापस नहीं आए सिर्फ, बल्कि मियां साहब फिर पहुंच गए यूरोप, और वहां पे अभी कुछ और लोग भी मैंने आपसे कहा कि जाएंगे, मियां साहब से मुलाकातें करेंगे, मियां साहब के कोई काम काज है जो मियां साहब ने वहां पे निपटाने हैं। तो सारा दिन नाजरीन वहां पे जो गहमा गहमी थी मैंने आपको रिपोर्ट की, आपके सामने मैंने सारी सूरत हाल रखी। अब आ जाए जरा कश्मीर की तरफ, लेकिन उससे पहले 1391 पोलिंग स्टेशन थे, और इनमें जो है वो 900 के करीब जो पोलिंग स्टेशन है उनको हसास करार दिया गया था। ये वहां हुआ गिलगित बल्तिस्तान में, और अभी अलग अलग तरह के लोग अपने पेपर भेज रहे हैं। MWM एक जगह पे आगे चल रही है, PTI का आजाद उम्मीदवार एक जगह पे आगे चल रहा है, एक जगह पे पीपल्स पार्टी का एक उम्मीदवार आगे चल रहा है, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला या कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिसमें PMLN का कोई बंदा आगे चल रहा हो। तो PMLN की तो मंजी ठुकी हुई है, लेकिन देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट PMLN को कितनी सीटें दिलवाती है। अब नाज़रीन आ जाए कश्मीर की तरफ, वहां पे जो है कलअदम करार दिया गया अवामी एक्शन कमेटी को, और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने के बाद उनका दफातर जो है, उनके जो मेन दफातर है वो सील कर दिए गए। उनके रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापे मारे जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन आज़ाद कश्मीर की आवाम जो है वो ढाल बनी हुई है। कुछ जगहों पे कुछ रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के बाद करीब पहुंच गई रेंजर्स और पुलिस, लेकिन मकामी लोगों ने मुजामत करके गिरफ्तारी से रोक दिया। फिर जो फंडिंग होती है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को, उसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है कि बाहर से जो फंडिंग आती है, जो ओवरसीज कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में कश्मीर से बाहर दुनिया भर के मुल्कों में रहते हैं, खासतौर पर बरतानिया में, ये फंडिंग को कैसे रोका जाए, इसके लिए बड़े सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। लीडरशिप की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। कश्मीर में हालात काफी कशीदा है। अभी थोड़ी देर पहले एक इत्तला आई रावला कोर्ट से, अभी इसकी तस्दीक हो जाएगी कि वहां पे फायरिंग का एक वाकया हुआ है। 4 नौजवान, अब तक की इत्तला के मुताबिक ये क्लेम किया जा रहा है मकामी सोर्सेज की जानिब से। मुझे नहीं पता कि इस खबर में कितनी सदाकत है, क्योंकि जब इस तरह के हालात होते हैं, इंटरनेट बंद होता है, तो बाद का जाली खबरें भी फैलाई जाती हैं, लेकिन दावा यह किया गया कि 4 नौजवान शहीद हो गए हैं। मजीद तो ये एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे एक फैसला भी दिया, जो सदारती रेफरेंस एक भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने जो फैसला दिया वो एग्जैक्टली वही बातें की हैं जो कमेटी ने अपने मुआहदे के अंदर पहले ही हुकूमत के साथ कर ली थी। यानी सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, एक तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये लिखा लिखाया फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट ने वो कुछ कहा जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ये बातें करे। दूसरा, हर आदमी वहां पे आजाद कश्मीर में एक ब्रिगेडियर फाइक का नाम ले रहा है। ब्रिगेडियर फाइक पहले कर्नल के तौर पे लाहौर में भी मौजूद था, और इस ऑफिसर ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। 9 मई के बाद इसने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों पे बहुत जुल्म किया था, और जब से ये आदमी कश्मीर में गया है तब से लेकर अब तक लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में ब्रिगेडियर फाइक का बहुत बड़ा किरदार है। ये वहां के लोग बार बार कह रहे हैं और नाम लेकर कह रहे हैं, बाकायदा कई लोग नाम लेते हैं कई नहीं लेते, लेकिन वो एग्जैक्टली इसी ब्रिगेडियर की तरफ इशारा करते हैं। अब नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
जो ऑर्डर दिया ना उसमें कुछ चीजें मुझे लिखी लिखाई इसलिए महसूस हुई कि उन्होंने तहरीके लब्बैक का जो धरना हुआ था फैजाबाद वाला, उसकी मिसाल भी बीच में पेश की और उन्होंने कहा ये मुहज़्ज़ब मुल्कों में ऐसा नहीं होता और मुहज़्ज़ब माशरे में किसी फर्द या गिरोह को इजाजत नहीं दी जा सकती। देखिए, मुहज़्ज़ब माशरे में जो मुजाहिरीन पुरअमन एहतजाज कर रहे हो उनके ऊपर सीधी गोलियां भी नहीं चलाई जाती, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं की अदालत ने। मुहज़्ज़ब माशरे में लोगों को पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत होती है, जुलूस करने की, धरना देने की, एहतजाज करने की लोगों को मुहज़्ज़ब माशरों में इजाजत होती है। वहां पे ये नहीं होता कि ऐसे आप गोलियां चलाएं और बंदे ही मार दें जान से। कितने बंदे अब तक मारे गए हैं कश्मीर में एहतजाज जब से शुरू हुआ तब से लेकर, इसके बारे में तो चीफ जस्टिस ने कोई बात नहीं की। लेकिन उन्होंने मिसाल दी पाकिस्तान के अंदर जो इंसिडेंट हुआ फैजाबाद धरना, वो भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने ही किया था, उन्हीं का कारनामा था और यही बताना चाहते थे खादम हुसैन रिजवी साहब। फिर उनका इंतकाल हो गया ये बताने से पहले। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की ना कि ये तो सारा काम आईनी तरमीम के साथ होगा और ये आइन में ही तरमीम करनी पड़ेगी, आप वैसे तो इसको कर नहीं सकते, तो ये बात तो पहले ही तय हो गई थी। ये जब पिछले साल मुआहदा हुआ था अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी का और हुकूमत का, तो उस मुआहदे में यह तय हो गया था कि एक आईनी माहिरीन की एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस मामले का हल निकालेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लगभग वही बात की है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्या थी? ये एक्चुअली जो इस वक्त जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसको मुतनाज़ बनाने, उसको दीवार के साथ लगाने, उसको दहशतगर्द बनाने और उसके खिलाफ कार्रवाई का जवाब बनाने की एक कोशिश की गई है। एक जो एस्टीमेट भिजवाया गया है आजाद कश्मीर से एस्टेब्लिशमेंट के बंदों ने जो भिजवाया वो ये है कि हम इन्हें कंट्रोल कर लेंगे ताकत के जोर पे, हम बंदूक से इस सारी सूरत को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, इसी तरह के तजुर्बों ने और ऐसी रिपोर्टों ने बांग्लादेश तोड़ दिया था, मुल्क दो टुकड़े हो गया था। ऐसी रिपोर्टों के ऊपर इंडिया में भी कार्रवाई होती है। यानी अभी जो नौजवान एक शहीद हुआ शाज़ेब हबीब, उनके बारे में बताया गया, खबर यह भी आई है कि उनके नमाज जनाजा के रास्ते में भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं। क्योंकि देखें, अगर शाज़ेब हबीब का नमाज जनाजा होगा तो फिर वहां पे तो पूरा का पूरा आजाद कश्मीर उमड़ आएगा और वो तहरीक का एक बहुत बड़ा आगाज बन जाएगा। अब नमाज जनाजा पढ़ने से तो मकबूजा कश्मीर में रोका जाता है। मकबूजा कश्मीर में जब कोई नौजवान या कोई मुजाहिद शहीद हो जाता है या कोई शख्स अपनी आजादी के लिए या अपने हकूक के लिए खड़ा हो और वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से शहीद हो जाए तो फिर उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ने दिया जाता। वहां कोशिश की जाती है कि नमाज जनाजा पढ़ा ही ना जाए। एक मरतबा जो वानी है बुरहान वानी, उसका नमाज जनाजा पढ़ने की जब लोगों ने ठान ली और लोग निकले तो इतनी बड़ी तादाद में निकले कि वो कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा नमाज जनाजा था। वो इतना बड़ा मैदान था, बार बार खाली होता था, फिर बढ़ता था, फिर नमाज जनाजा होती थी और बार बार नमाज जनाजा वहां पे होती रही। तो यही सूरत हाल इस वक्त शाज़ेब हबीब शहीद की नमाज जनाजा के हवाले से है। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी जैसे भारत वहां पर रोक रहा था, अब ये भी वैसे ही रोक रही है। लेकिन इस बात को ना हमारे फैसला साजों को समझना पड़ेगा। हमें गद्दार कहने से पहले हमारी बात को गौर से सुनो, थोड़ा सा अपने मफादात को साइड पे रखो, थोड़ी देर के लिए अपने जाती मफादात को साइड पे रख के पाकिस्तानी बन के थोड़ा सा चंद लम्हे के लिए सोचो कि हम बात क्या कर रहे हैं। यार, ये पाकिस्तान के बेटे जिनको आपने आमने सामने खड़ा कर दिया और लड़ा रहे हैं, वो जो कश्मीरी वहां पे एहतजाज कर रहा है ना नौजवान, वो मेरा भाई है। और ये जो यहां से यूनिफॉर्म पहना के आपने भेजा हुआ है ना बंदूक हाथ में देके, ये भी मेरा भाई है। आप इन्हें आपस में क्यों लड़ा रहे हैं? ये दोनों आपके मफाद के लिए क्यों लड़े? हुकूमत बनानी आपने है, वसाइल में कब्जा करना आपने है, पैसा आपने बनाना है, बैरून मुल्क जजीरे आपने लेने हैं, बैरून मुल्क जायदादें आपने बनानी है, बच्चे आपके बाहर पढ़ने हैं, इंजॉय आपने करना है अपनी लाइफ को और एक्सटेंशनें आपने लेनी है, आप लोगों ने इस्तेस्ना लेना है। वो बेचारे का कुछ भी नहीं मिलना। वो जो बंदूक पकड़ा के जिसको भेजा उसको भी कुछ नहीं मिलना, वो जो सामने बेचारा ने हत्ता खड़ा हुआ उसको भी कुछ नहीं मिलना। वो दोनों तो अपने मुल्क के लिए कर रहे हो। उसके दिमाग में ये डाला हुआ है कि तुम मुल्क के लिए लड़ रहे हो, उसके दिमाग में ये है कि जब तक मेरा मुल्क जो है वो आजाद नहीं होगा, जब तक हमारे लोग फैसला नहीं करेंगे, तब तक मेरा मुल्क आगे बढ़ेगा ही नहीं। और ये अपना मफाद परस्त लोग जो है वो इन दोनों बच्चों को आमने सामने खड़ा किया हुआ है। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है। देखिए, सोहराब बरकत को क्यों पकड़ लिया? सोहराब बरकत को पहले इन्होंने पकड़ा, अब फिर पकड़ लिया, बार बार पकड़ लेते हैं। उसका कसूर क्या है? उसका कसूर यह है कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है और दूसरा कसूर यह है कि वो कश्मीरी है, वो कश्मीर की रिपोर्टिंग करता है।